हेलो दोस्तों, आप सब तो कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। हम भी ठीक है मिला जुला के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था, आपको क्लास 12 के सिलेबस के बारे में बताया था कि हिस्ट्री के कितने भागों में पढ़ना है। तो 3 भागों में बता दिए थे, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक ना, बताए थे प्राचीन इतिहास में आपको 4 चैप्टर पढ़ना था, ठीक है। मध्य इतिहास में 5 चैप्टर पढ़ना था और आधुनिक इतिहास में 6 चैप्टर पढ़ना था, ठीक है। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं प्राचीन इतिहास का चैप्टर नंबर मतलब पहला से, ठीक है। उसमें आप लोग का पढ़ना था, बताए थे ईंट मनके तथा अस्थियां, एक चैप्टर का नाम है। लेकिन इसमें आपको मेनली क्या किसके बारे में पढ़ना है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आज के जो टॉपिक में देखिए क्या चीज पढ़ेंगे। सर पहले तो पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के बारे में कि कहाँ से कहाँ फैला था, कैसे फैला था, उसके बारे में। दूसरा हो गया इसका आयु के बारे में पढ़ेंगे, किसका आयु कब से कब निर्धारित किया गया था। तीसरा हो गया कृषि के बारे में पढ़ेंगे, पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे, शिल्प उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, राजनीति के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक के बारे में पढ़ेंगे, धार्मिक के बारे में पढ़ेंगे, उस समय कैसे लोग धार्मिक क्रियाकलाप में उलझे हुए थे, देवताओं के बारे में पढ़ेंगे, लिपि के बारे में पढ़ेंगे, मापतौल के बारे में आज इस वीडियो में कवर करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने से पहले आपको इस बात को पता होनी चाहिए आपको कि जो भारत में रेलवे का शुरुआत कब हुआ था? तो 1853 ईस्वी में। और किसने कराया था? तो डलहौजी ने करवाया था, ठीक ना। 1853 ईस्वी में रेलवे का इंडिया में शुरुआत हुआ था। तो उसी समय की बात है जब रेलवे का शुरुआत हुआ। तो आगे चलकर 3 साल बाद 1856 ईस्वी में 1856 ईस्वी में ये लाहौर से मुल्तान की एरिया में, मतलब कि पहले तो अखंड भारत था तो पाकिस्तान इंडिया में पड़ता था। तो वहाँ जब लाहौर से मुल्तान के बीच में रेल पटरी बिछाने जाने लगा तो वहाँ पे ईंटे की जरूरत पड़ी, ठीक है। और उस रेल पटरी को बिछाने के लिए एक मतलब 2 भाई थे, उनको दिया गया था। पहला भाई का नाम था विलियम ब्रंटन। विलियम ब्रंटन कहीं कहीं ब्रंटन लिखता है, ठीक है, विलियम ब्रंटन। और दूसरा का नाम था जॉन ब्रंटन, ठीक है। 2 भाई को दिया गया था। कहाँ से? तो मुल्तान, लाहौर से लेकर मुल्तान तक रेलवे पटरी बिछाने के लिए। इन्होंने क्या किया कि एक देखा कि हड़प्पा स्थल है, जो हड़प्पा कहाँ पड़ता था? पाकिस्तान में। वहाँ पे इन्होंने देखा कि एक टीला है, वहाँ पे कुछ ईंटे का साक्ष्य मतलब दिखाई पड़ा। तो वहाँ से इन्होंने ईंटा उठा लिया, ठीक है। वहाँ से ईंटा उठा करके ये लोग पटरी मतलब बनाना शुरू किया। लगभग 100 मील तक ले पटरी बना चुके थे उसी ईंटा से। लेकिन इनको ये विचार में नहीं हुआ कि जब इतना हम यहाँ से जो कि ईंटा का हम उठा रहे हैं तो हालांकि वहाँ पे अगल बगल किसी प्रकार की गांव बसा हुआ नहीं था। तो इनको ये बात को सोचना चाहिए था कि हालांकि इतना ईंटा आया कहाँ से। लेकिन इन्होंने इस बात को केयर नहीं किया और अपना काम बनता भाड़ में जा जनता वाला बात हो गया। ये अपना काम किए, इनको मेन क्या चीज था कि पटरी बिछाना था। इनको काम मिला था, अपना करके चले गए। उसी समय 1861 ईस्वी में, 56 की बात हो रहा है, और 1861 में पुरातात्विक का मतलब स्थापना हुआ। पुरातात्विक का स्थापना हुआ। पुरातात्विक का स्थापना इसलिए हुआ था ताकि पहले जो भी घटना घट चुकी है उससे कुछ साक्ष्य मिल सके और उसके बारे में अध्ययन करके पता लगाया जा सके कि वहाँ के लोग कैसे थे। मतलब जैसे हड़प्पा सभ्यता की बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ से जो ईंट मनके सब मिले थे, तो पुरातात्विक का ही देने की उन्होंने पता लगावा कि कैसे उस समय सभ्यता थी, किस प्रकार लोग रहते थे, कितना पुराना था, कितना पुराना नहीं था। ये सब के लिए पुरातात्विक का स्थापना किया गया था। यह एक बात आपको, जब 1961 में पुरातात्विक का स्थापना हुआ था, उस समय डायरेक्टर या महानिदेशक कह सकते हैं कौन बने थे? तो कनिंघम साहब। कनिंघम साहब
भारतीय पुरातात्विक का जनक बने। ठीक है, पुरातात्विक का जनक कहिए या भारतीय इतिहास का जनक कनिंघम साहब को कहा जाता है। जब इस बात को इनको पता लगा कि वहाँ पे ईटा उठाया गया, ईटा है, तो इन्होंने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इन्होंने भी अपना समय को टालते गए और उस समय पार कर रहे थे। जब बात है 1900 ईस्वी का, कितना ईस्वी का, 1900 ईस्वी का, जब 1900 ईस्वी आ गया तो यही पुरातात्विक का जो संग्रहालय था वहाँ पे एक व्यक्ति काम करते थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। क्या नाम था? चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन नामक एक व्यक्ति थे। इन्होंने इनको यह जो ईटा को जो साक्ष्य मिला था इससे इनको डाउट हुआ। इन्होंने सोचा कि आखिर वहाँ पे इतना सारा ईटा आया कहाँ से आया, अगल बगल में किसी प्रकार के गांव अभी तक नहीं देखने को मिला, कुछ न कुछ जरूर बात है। उसी समय कनिंघम साहब यहाँ से ये अपना मतलब पद से मतलब रिटायर हो चुके थे। ठीक है, उसके बाद 1902 ईस्वी में पुरातात्विक का डायरेक्टर किसने कौन बने? तो जॉन मार्शल ने बने। जॉन मार्शल बने और कनिंघम साहब हट गया। ठीक है, 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल बने। इससे पहले अभी तुरंत बताया कि 1900 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जो कि इस डिपार्टमेंट में काम करते थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। उन्होंने इस बात को अपना माइंड में सोच ही रहे थे कि यह जॉन मार्शल साहब डायरेक्टर बन गए। इनको इस बात का इन्होंने मैसेज किया। चार्ल्स मैसन ने कहा कि ऐसा ऐसा बात है कि वहाँ पे ईटा का साक्ष्य मिला है। इन्होंने अपने आप को और जितना भी डिपार्टमेंट के लोग थे उनसे बैठ कर एक डिस्कशन किए। उसके बाद इन्होंने 1921 ईस्वी में एक व्यक्ति जिसका नाम था दयाराम साहनी को इन्होंने कहा, किसने? जॉन मार्शल ने कहा कि आप उस जगह पे जा करके इस बात का एविडेंस निकालिए कि आखिर वहाँ पे किस प्रकार के ईटा निकाले जा रहे हैं और क्या वहाँ पे किसी प्रकार की सभ्यता थी, पहले गांव थी, इसके बारे में। तो 1921 में दयाराम साहनी ने जब उत्खनन किया तो देखा कि एक पर एक प्रकार के ईटे थे और जब वहाँ पे उत्खनन होने लगा तो दुतल्ला बिल्डिंग का भी मतलब 2 मंजिला मकान का भी साक्ष्य मिला, स्नानागार का साक्ष्य मिला, अन्नागार का साक्ष्य मिला। ठीक है, मूर्ति का साक्ष्य मिला, बहुत तरीका का साक्ष्य मिला, मोहरों का साक्ष्य मिला। इससे पता चलता है कि वहाँ पहले विशेष प्रकार की स्थल थी और इस स्थल को जब खोजा गया, खुदाई किया गया तो शहरीय सभ्यता निकली। शहरी मतलब सभ्यता कैसा थी? तो शहरीय था। तो उसमें पता किया कि जब एक स्थल पर तो सभ्यता फैल नहीं सकती है। तो 1922 ईस्वी में कितने 1922 में एक व्यक्ति राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल का खुदाई किया। मोहनजोदड़ो का खुदाई किया तो 1922 में राखल दास बनर्जी ने जब मोहनजोदड़ो का खुदाई किया तो हड़प्पा से सुंदर और बड़ा शहर का उत्खनन हुआ जो मोहनजोदड़ो के नाम से जाना गया। ये हड़प्पा से कहीं ज्यादा विकसित शहर था लेकिन सभ्यता वही थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखा गया कि नर्तकी के बारे में हुआ, स्नानागार, अन्नागार, ये सब के बारे में वहाँ पे देखा गया। ठीक है, तो ऐसे तो देख लिए आखिर हड़प्पा नाम। इतना देखने के बाद आपको ये पता लग गया होगा कि आखिर कैसे हुआ। कब? जब 1853 ईस्वी में हुआ। उसमें विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन को इस बात का पता मतलब कि जले बिछाने के लिए कहा गया। तो उन्होंने बात का ध्यान नहीं दिया। उनका सिर्फ मतलब था कि हमारा जो काम मिला वो काम पे निपट गए। उसके बाद फिर कनिंघम साहब आए, इन्होंने भी पूरी तरीका से इसके बारे में रिसर्च नहीं किए। इसमें फिर चार्ल्स मैसन ने किसको रिपोर्ट दिया? तो जॉन मार्शल के दिए और जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किसका कौन स्थल का खुदाई किया? तो हड़प्पा स्थल का। हड़प्पा स्थल को खुदाई किसने किया? दयाराम साहनी ने। फिर 1922 ईस्वी में किसने किया? तो मोहनजोदड़ो का खुदाई राखल दास बनर्जी ने किया था।
अब कहेंगे हड़प्पा कहाँ है, तो हड़प्पा में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो लड़काना जिला में। लड़काना जिला आज के पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में है, ठीक है। जहाँ आज गुरु नानक, जानते हो गुरु नानक जी का जन्म स्थान हुआ था। कब हुआ था, तो 1469 ईस्वी में लड़काना जिला में हुआ, वही मोहनजोदड़ो पड़ता है, ठीक है। इसके बारे में तो देखिए, जब उत्खनन हो गया इस सभ्यता के, तो पता लगा कि यह सभ्यता थी, वो भी कैसा सभ्यता था, शहरी की नगरीय सभ्यता थी, ठीक ना। तो सबसे पहले किसका खुदाई था, हड़प्पा पे। तब पुरातात्विक का मन में बात उठने लगा कि आखिर इसका नाम क्या दिया जाए। तो देखिए, जैसे आज के आप भी देखते होंगे अपना समाज में कि जैसे आपका 4 भाई बहन है, 2 भाई बहन है, किसी प्रकार के, ठीक है। तो बड़ा भाई बहन में से कोई भी हो, जैसे बड़ा बहन हो या बड़ा भाई हो, आपके माता पिता को गांव एरिया में जो भी बड़ा भाई या बहन होगी उसके नाम से, फलन के मम्मी फलन के पापा के नाम से बुलाते हैं। छोट को उतना नहीं, मतलब उसके नाम से नहीं बुलाते। इसी प्रकार जब हड़प्पा की खुदाई हुआ था तो सोचे कि इस सभ्यता का नाम हड़प्पा रख दिया जाए। तो देख लीजिए कैसे कैसे इस सभ्यता का नाम हड़प्पा रखा गया। चलिए अब आगे चलते हैं। हड़प्पा रखा गया। उसके बाद ये तो देखिए भौगोलिक देख लिए कैसे इसका नामकरण हुआ। उसके बाद देखिए बात रही हड़प्पा, इसी को कहते हैं क्या चीज, तो सिंधु घाटी सभ्यता। क्या चीज, तो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता इसी को कहा जाता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता तो अब देखने की कहा जाता है क्योंकि पहले हड़प्पा स्थल की खुदाई होती, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी चर्चा करने का विषय बनता। तो देखिए, जितना भी इस सभ्यता का जो शहर मिला है, जो उत्खनन किया गया है, वो अधिकांश शहर जो थे या तो सिंधु नदी के किनारे थे या तो उनका सहायक नदी के किनारे, मतलब कुल मिलाकर कहे तो उनका सहायक नदी, सिंधु नदी के सहायक नदी थे, वो भी सिंधु नदी का एक पार्ट हुआ करते थे। इसलिए देखा गया इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया जाए, ठीक है। हालांकि कोई भी सभ्यता बसने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ता है, वहाँ पे पानी का बहुत बड़ा आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो पानी के लिए वही सिंधु नदी काम की थी, इसलिए सिंधु नदी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया है। अब चलते हैं, जब इतना उत्खनन हो गया तो इसका आयु के पता लगाया गया, मतलब इसका किस समय से यह सभ्यता है। तो इसके लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया गया। कार्बन 14 के कारण 14 के प्रयोग से 2600 ईस्वी से 2600 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व इसका आयु निर्धारित किया गया। अभी किसके द्वारा, तो एनसीईआरटी में यही लिखता है। एनसीईआरटी के द्वारा इसका काल निर्धारण करना, तो 2600 बीसी से 1900 बीसी तक इसका काल निर्धारण किया गया, ठीक है। उसके बाद आता है एक तो बोल देखिए हड़प्पा सभ्यता, पहला नाम, दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा नाम इसी को बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युग सभ्यता, कांस्य युग सभ्यता, कांस्य युग सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता देखिए क्यों कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, देखिए। अब बात आती है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो इससे पहले पाषाण काल में तांबा की खोज हो चुका था, ठीक है, टिन का खोज हो चुका था। तो इस काल के जो सभ्यता के लोग थे, इस सभ्यता के जो लोग थे, उन्होंने कांसे का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया गया था, क्योंकि कांसे के नर्तकी मिली है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। कांसे के हर मतलब कि मनुष्य का चित्रण में मिला, मूर्ति भी मिला, बहुत तरीके से मिला। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में कांसे का प्रयोग होता था, ठीक है। तो कांस्य बनने के लिए 2 चीज की आवश्यकता पड़ती है। पहला तांबा, तांबा और प्लस टीन, तांबा और टीन मिलकर क्या चीज बनता है, तो कांसा बनता है। लेकिन कांसा की मूर्ति मिली थी, उसमें टीन का मात्रा बहुत कम था, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। क्यों, क्योंकि तांबा और टीन मिलाकर इस समय के लोग क्या चीज का उपयोग करना शुरू कर देते थे, कांसा का यानी ब्रोंज जिसको बोलते हैं, उसका उपयोग करना शुरू कर देते थे। इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना गया, ठीक है। तो आप देखिए हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, सिंधु घाटी क्यों कहते हैं और कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं। अब चलते हैं इसका फैलाव के बारे में, इसका विस्तार कितना था। इसका
विस्तार कितना था। तो देखिए उत्तर में मांडा, मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, दैमाबाद, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर को कह सकते हैं मेरठ, मेरठ, और सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। पश्चिम में, उत्तर में क्या था, तो उत्तर में मांडा, मांडा जो था तो कहाँ है, तो चिनाब नदी के तट पर, चिनाब नदी जम्मू कश्मीर पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर पड़ता है, ठीक है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर है, हिंडन नदी, हिंडन नदी कहाँ है, हिंडन नदी। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, तो यूपी में पड़ता है, ठीक है, यूपी में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद सुतका गेंडोर दास नदी, दास नदी, दास नदी, ये कहाँ पड़ता है, तो बलूचिस्तान में पड़ता है, दैमाबाद, परवरा नदी, परवरा नदी, इसी को गोदावरी नदी, गोदावरी नदी की सहायक नदी किस कहाँ कौन है, तो परवरा नदी, परवरा नदी के तट पर दैमाबाद शहर था। दैमाबाद जो था से कौन जिला में था, तो अहमदनगर, अहमदनगर, अहमदनगर कहाँ पड़ता, तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ये पड़ता है अहमदनगर, ठीक है। ये बलूचिस्तान देख लिया, यूपी देख लिया, जम्मू कश्मीर देख लिया। ये साउथ में था, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट में था, और ये वेस्ट में था, वेस्ट में था। इस तरीका से इसका फैलाव था। भौगोलिक विस्तार क्या चीज था, तो उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक, पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुतका गेंडोर तक इसका फैलाव था, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का। देखिए उत्तर दक्षिण जो लंबाई था, मतलब कि फैला हुआ था 1400 किलोमीटर, ठीक है, 1400 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर इसका फैलाव था, ठीक है, 1400 किलोमीटर और 1600 किलोमीटर इसका फैलाव था। देखिए ये मान के लिए इसका जो आकार था त्रिभुजाकार था। कैसा आकार था, तो त्रिभुजाकार इसका आकार माना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के आकार कैसा माना जाता है, त्रिभुजाकार माना जाता है, ठीक है। इसका कुल जो क्षेत्रफल आकार जो था त्रिभुजाकार था, ठीक है, त्रिभुजाकार था। इसका जो क्षेत्रफल था, क्या क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल था। किसका, हड़प्पा सभ्यता का। तो देख लिए उत्तर में कहाँ था, मांडा से लेकिन दक्षिण में अहमदनगर यानी दैमाबाद तक फैला था, जो कि महाराष्ट्र के एरिया में था। पूर्व में चले जाए तो आलमगीरपुर कहाँ, यूपी मेरठ, हिंडन नदी के किनारे, और पश्चिम में चले जाए सुतका गेंडोर दास नदी यानी कि बलूचिस्तान तक फैला हुआ था इस सभ्यता, ठीक है। इसका आकार जो था त्रिभुजाकार था। इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। अब आगे चलते हैं। उसके बाद देखते हैं, देखिए भौगोलिक विस्तार देख लिए, नाम देख लिए, क्या चीज आयु देख लिए, कृषि। अब कृषि के बारे में चलते हैं। हड़प्पा काल के जो सभ्यता के लोग रहते थे, वे अपना जीवन यापन के लिए कृषि का उपयोग करते थे, मतलब कृषि उपजाया करते थे, ठीक है। जैसे जीवन निर्वाह के लिए भोजन करना बहुत जरूरी है, तो भोजन के लिए तो कृषि करना पड़ता है, ठीक है। इन्होंने अपने जीवन निर्वाहन के लिए कृषि करना प्रारंभ किए। इससे भली भांति देखे होंगे। तब कृषि के बारे में देखते हैं। कृषि में इन लोग सबसे ज्यादा किसका उपयोग करते थे, तो कृषि में ये जौ का नहीं, सबसे पहले तो आपको ये देखना, कृषि करने के लिए सबसे पहले किसका होता है, तो सबसे पहले खेती के लिए जुताई का आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। तो जुताई के लिए हरियाणा बनावली
बनावली कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा में क्या चीज मिला? तो उसको क्या चीज बोलते हैं? हल। हल, बनावली से हल। हल भी मिला तो खिलौना टाइप के, हल का खिलौना, हल का खिलौना मिला। कहाँ से? बनावली से। उसके बाद आ गया ये कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान। यहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला। जूते हुए खेत कहाँ से मिला? तो कालीबंगा से मिला। उसके बाद मुहर का साक्ष्य मिला, जिसमें वृषक यानी कि साढ़ बोल सकते हैं, साढ़ या भैंसा कुछ भी हो, उसका चित्र मिला है मुहर पर। इससे क्या चीज मिलता है? बनावली से हल का साक्ष्य मिला। इसका मतलब है कि उस समय खेती किया जाता था। और कालीबंगा राजस्थान पड़ता है जहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला। वहाँ जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला जिसमें एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। समकोण पर काटते थे। जैसे कि देखिए, हल ऐसे चलाया गया था, ऐसे ऊपर से फिर ऐसे, इसमें बोया जाता था फसल। इसमें इससे ये पता चलता है समकोण पर काटते, जिससे एक समय 2 फसल की जाती थी। एक समय इतने फसल की जाती थी तो 2 फसल किया जाता था। ठीक है, मुहर पर वृषक साढ़ का होता मतलब चित्र मिला। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद देखिए, अब कृषि को जुता गया, इसमें बोया जाएगा तो क्या चीज उस समय मतलब उपजाया जाता था? तो जौ, गेहूं, सफेद चना, बाजरा कहाँ से मिला? तो लोथल और धौलावीरा से मिला बाजरा। ठीक है, धौलावीरा से मिला बाजरा। उसके बाद कपास का भी खेती किया जाता था। कपास की खेती सबसे पहले कहाँ हुआ था स्टार्ट? तो हड़प्पा सभ्यता में स्टार्ट हुआ था। गेहूं, जौ, सफेद चना और बाजरा की खेती होता था। देखिए, जब खेती जुता गया, उसमें फसल बुआ गया, और उसके बाद फिर क्या होता है? तो सिंचाई की व्यवस्था होती है, तब ना खेती होगा। तो सिंचाई के बारे में देखते हैं। सिंचाई के लिए क्या चीज? नहर से, कुआं से और जलाशय से, 3 चीज से सिंचाई उस समय होता था। नहर का जो साक्ष्य मिला है वो अफगानिस्तान के एक शहर है जिसका नाम है सुरतभेई नामक स्थान से क्या चीज? नहर का साक्ष्य मिला। और जलाशय का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो धौलावीरा से जलाशय का साक्ष्य मिला। जो नहर का साक्ष्य मिला अफगानिस्तान से, लेकिन पंजाब प्लस सिंध आते आते जो है से ये नहर का साक्ष्य खत्म हो गया, यानी कि गाद से भर गया था, जिसके कारण नहर का साक्ष्य खत्म हो गया था। इधर कुआं और जलाशय से कृषि की जाती थी। ठीक है, तो पूछता है जलाशय का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो धौलावीरा से मिला। नहर का तो सुरतभेई से मिला। अब उसके बाद देख लीजिए, जो व्यक्ति अगर खेती करता है तो पशुपालन जरूर करेगा, ताकि उस समय तो ट्रैक्टर थी नहीं, हार्वेस्टर थी नहीं, तो खेती के लिए क्या चीज? जानवर का प्रयोग किया जाता है। फालतू जानवर का प्रयोग करना पड़ता था, जिससे कि खेती को जुताई हो सके। बोझा के लाने के लिए, बैलगाड़ी के चलाने के लिए तो बैल का जरूरत पड़ता था। तब चलते हैं पशुपालन के बारे में। और देखिए, पशुपालन इसमें पालते हैं लोग क्या चीज थे? तो देखिए, पशुपालन में बकरी हो गया, सुअर हो गया, भेड़ हो गया, भैंस हो गया,
भैंस हो गया, कूटा तो पाषाण काल से ही पशु था, क्या चीज पालतू पशु था, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया क्या चीज, तो पालतू में ये हो गया पालतू हो गया। इस अब चलते हैं जंगली। जंगली जंगली में हो गया हाथी, घोड़ा, घोड़ा, हिरण, हिरण, हिरण का प्रयोग करते थे। देखिए पालतू में गाय का इन लोग पालते थे गाय, लेकिन ये सब जो गाय पालतू पालते थे इस समय इनको दूध निकालने का अति मतलब कि उस समय विचार इनको माइंड में नहीं चल रहा था, मतलब उस समय दूध इनको निकालने के लिए नहीं जानते थे। हाथी घोड़ा ऐसा शिकार करने के लिए जंगली पशु हुआ करते थे। इसमें क्यों पूछता कि किसका साक्ष्य नहीं मिला, तो शेर। देखिए शेर का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में कहीं दूर दूर तक देखने को नहीं मिला। हालांकि बाघ को मिला, गाय को मिला, लेकिन एक और पूछता कि गाय को इसमें पूजनीय पशु नहीं माना जाता था। ये तो उत्तर वैदिक काल से गाय को पूजनीय माना जाता। तो देखिए पशुपालन में किसका, बकरे का, सुअर का, भेड़ का, भैंस का, गाय का ऐसा मिला है। जंगली में हाथी, घोड़ा, हिरण, शेर छोड़ा के सबका मिला है, मान के चलिए। उसके बाद अब चलते हैं शिल्प उद्योग में। अब शिल्प उद्योग देखते हैं। शिल्प उद्योग, शिल्प उद्योग जानने से पहले एक मोहनजोदड़ो के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद शिल्प उद्योग देखेंगे। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बारे में देखे थे 1922 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में का खुदाई हुआ था, ठीक है। मोहनजोदड़ो को दो भागों में बांटा गया था। मोहनजोदड़ो को कितने भागों में बांटा गया था, मोहनजोदड़ो को दो भागों में बांटा गया था। पहला था दुर्ग, पहला क्या चीज था, तो दुर्ग था, पहला दुर्ग था, पहला दुर्ग, और दूसरा निचला शहर, निचला शहर था। पहला दुर्ग था, दूसरा निचला शहर था। दुर्ग में देखिए इसमें किलेबंदी किया गया था, किलाबंदी किया गया था, किलाबंदी दोनों में किया गया था, ठीक ना। किला बंदी किया गया था, इसमें भी किया गया था, इसमें भी किया गया था, किलाबंदी दोनों में किया गया था, ठीक है। इसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, पक्की ईंट का प्रयोग किया गया था। ईंट को दोनों में पक्की ईंट का प्रयोग किया गया था। इसमें ऊंचाई पर बनाया गया था, ऊंचाई पर था, ये नीचा में था, ये नीचा में था। इसमें राजा रहते थे, राजा, पुरोहित, पुरोहित यानी कि पुजारी लोग रहते थे। इसमें जो रहते थे किसान रहते थे, किसान, किसान या आम जनता बोल सकते हैं, आम लोग, आम जनता रहते थे, ठीक है। दुर्ग से, मोहनजोदड़ो के दुर्ग से क्या चीज मिला है, नर्तक, अन्नागार मिला है, अन्नागार। सबसे बड़ी इमारत पूछेगा तो क्या चीज था, अन्नागार था, ठीक है। उसके बाद स्नानागार, स्नानागार जिसको हम लोग आज बोलते हैं स्विमिंग पूल। बताइए स्विमिंग पूल उस समय था, बताइए आज से 4500 वर्ष पहले स्विमिंग पूल का सुविधा था। और ये हम लोग का अंग्रेज सिखाते हैं कि हम तुम लोग को सब बनाने आए हैं। अरे छोटे जाते देखना है तो जाके देख लो, सिंधु सभ्यता को उठाकर हमारे पूर्वजों कैसे थे। अरे हम लोग को सिखाने क्या चीज चलते हैं, संस्कार जिसको बोलते हैं हम। बताइए हमारे दादा परदादा 4500 वर्ष पहले ही स्विमिंग पूल का खेती कर, मतलब स्विमिंग पूल का बारे में स्नान कर लिए थे। बताइए आज हम लोग अंग्रेज सिखाने बैठे थे, कब, 1900 में। उनसे पहले पूछिए कि पहले क्या चीज था, अब क्या चीज है, ठीक है। ये तो मशरूम का देने के हम लोग अभी भी वही परंपरा में लगे हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए तो ये सब देख लिए। आज चलते हैं सबसे बड़ी बात, यहाँ से क्या चीज मिला था, मोहनजोदड़ो से दुर्ग में मिला था अन्नागार, स्नानागार, ठीक है, स्नानागार मिला था। इसमें जो देखिए यहाँ पे ईंट देख रहे हैं, ये 4:2:1 के अनुपात में था, 4:2:1 के, मतलब 4 लंबाई था, 2 चौड़ाई था, और ऊंचाई था, ईटा बनाया गया था, ठीक है। यहाँ से क्या चीज, नग्न मूर्तियां मिली थी, मूर्ति, नग्न, नग्न
नग्न डांसर बोल सकते हैं, डांसर, नग्न डांसर बोल सकते हैं। नग्न मूर्तियाँ मिले थे, नर्तकी मिले थे, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। निचला शहर, ये तो देखिए स्नानागार अन्नागार के लिए प्रसिद्ध था। ये जो अन्नागार जो था धार्मिक अनुष्ठान के लिए था, धार्मिक 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 अनुष्ठान के लिए क्या थी? था स्नानागार। ऐसा आप देखिए कहीं भी आप जाते होंगे ना, मान के चलिए कि कोई पूजा वाला स्थल पे जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है सीता कुंड, अग्नि कुंड, स्नान करने के लिए। क्या चीज के लिए? कुंड जो है ऐसे जलाशय हुआ करता था, उसमें स्विमिंग पूल होता था, धार्मिक अनुष्ठान के लिए करते थे। वहाँ पुरोहित मतलब पुजारी लोग स्नान किया करते थे, वहाँ से फिर पूजा किया करते थे। जब पुजारी रहेंगे तो वहाँ सूती वस्त्र का पूछेगा, सूती वस्त्र का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो मोहनजोदड़ो में मिला था, ठीक है। पुरोहित आवास वहीं मिला था, ठीक है। स्नानागार मोहनजोदड़ो में, अन्नागार मोहनजोदड़ो में। अब चलते हैं निचला शहर। यहाँ देखिए निचला शहर में मेन रूप से जाना जाता है क्या चीज? तो नली, नली यानी नालियाँ व्यवस्था के लिए मुख्य रूप से यही जाना जाता है। निचला शहर में जो था नालियाँ का व्यवस्था बहुत ढंग से था। मोहनजोदड़ो में जितना भी शहर दुर्ग मिले चाहे निचला शहर मिले, ये जो था मान के चलिए ये रोड है, ठीक है। तो रोड के किनारे घर बनाया जाता था, रोड के किनारे घर बनाया जाता था। और रोड के जैसे साइड में जो देखिए प्रोवाइड कर गया था, नालियाँ की व्यवस्था के लिए निचला शहर जाना जाता था, ठीक है। तो इसको देखे कि जो भी ऐसे रोड जो बना जाता था उसके किनारे घर बनता था, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसका दरवाजा मतलब रोड पे नहीं खुलता था, लेकिन अपवाद में था कोसी लोथल, लोथल जो गुजरात में पड़ता है। इसका जो जितना भी घर था वो रोड के किनारे इसका दरवाजा खुलता था। इससे यह पता चलता है कि लोथल से बोदीवाड़ा यानी बंदरगाह मिला है, तो यहाँ पे व्यापार हुआ करता था, जिससे जो सामान आता था तो रोड से उतार करके वस्तु उतारने में आसानी पड़ती थी, जिसके लिए लोथल में मेन सड़क पर ही इसके दरवाजे खुला करते थे, ठीक है। नालियाँ का जो बनाया गया था, सबसे पहले नाली बनाया जाता था, नाली के बाद रोड बनाया जाता था। लेकिन देखिए हमारा बिहार के दुर्दशा को, पहले नाली बनाया जाएगा, नहीं पहले रोड बनाया जाएगा, फिर रोड को तोड़ा जाएगा, उसके बाद नाली बनाया जाएगा, फिर रोड बनाया जाएगा। बताइए, अरे सीखना तो चले जाइए सिंधु सभ्यता से सीखिए जाकर, वहाँ से कुछ तो पढ़ लेते। लेकिन आजकल के इंजीनियर के देखिएगा, पहले रोड बनाएगा, उसके बाद तोड़ैया करेगा, उसके बाद फिर नाली बनाएगा। बताइए, ठीक है। जो सड़क बनाया जाता था वह ग्रिड पद्धति के द्वारा बनाया जाता था। कौन पद्धति के द्वारा? तो ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति क्या होता है? एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, चौराहे एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए हवा चला तो पूरा उसकी हो रहा हवा चला, तो इसके रोड को सफाई करने के लिए कोई किसी प्रकार के मतलब कि जैसे मान के चलिए नगर निगम व्यवस्था नहीं था, हवा चलता था तो ऑटोमेटिक साफ हुआ करता था, रोड साफ हो जाता था, हवा के झोंके से साफ हो जाता था। अब देख लिए, उसके बाद चलते हैं यहाँ के देवी दुर्गा के। सबसे पहले चलते हैं शिल्प उद्योग के बारे में। शिल्प उद्योग अभी पीछे छोड़ दिए थे, तो शिल्प उद्योग, शिल्प उद्योग का केंद्र मेन रूप से चंद्रमुद्रो में था। कहाँ? तो चंद्रमुद्रो में था। का शिल्प उद्योग का केंद्र चंद्रमुद्रो को माना जाता था। यही सारा कुछ जैसे कि अलंकृत ईंटें, चूड़ियाँ पर अलंकृत हो गया। चंद्रमुद्रो से क्या चीज मिला है? ठोड़ रंगने वाला, जिसको बोलते हैं हम लोग लिपस्टिक। जैसे कि आजकल के नहीं देखते हैं लिपस्टिक लगाते हैं, कौन? पापा के परी। कहाँ मिला था? तो चंद्रमुद्रो में। बताइए आज लिपस्टिक लगा रहे, उससे पहले कहीं। चल आगे चलिए, थोड़ा आइए। चंद्रमुद्रो यहाँ शिल्प उद्योग था, यहाँ पे मान के बनाया जाता था, मेड भान बनाए जाते थे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं राजनीतिक के बारे में। राजनीतिक, समाज और धार्मिक के बारे में देखिए, उस समय मान के चलिए राजनीतिक नहीं था, ठीक ना। राजनीतिक के तौर पर जैसे कि राजा हुआ करते थे, और ये बनिक परिवार के लिए बनिक वर्ग यानी व्यापारिक वर्ग के हाथ में सत्ता, वहाँ के सत्ता थी, ठीक है ना। वहाँ के सत्ता किसके हाथ में थी? बनिक के हाथ में थी।
वहीं के राज करते थे, ठीक है, और किसी प्रकार का मतभेद नहीं था, सब एक समान थे, ठीक ना। उसके बाद चलते हैं समाज। तो समाज आज के युग में क्या चीज़ पितृ सत्तात्मक समाज है, लेकिन नहीं, हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ सत्तात्मक थी। ये माता सत्तात्मक के जैसे मातृ के नाम पर मान के चलिए, गौतमी पुत्र सत्कर्मी, आगे पढ़ना होगा। तो सतवाहन काल जो था से मातृ सत्तात्मक समाज थी, इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता भी था से मातृ सत्तात्मक समाज थी। धार्मिक अनुष्ठान के बारे में देखिए, धार्मिक अनुष्ठान में लोग देवी देवता को मानते थे, ठीक ना। लोग जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है देवी देवता को इन लोग मानते थे। देवी देवता में किसको पूजा करते थे? तो पशुपति जिसको शिव जी कहते हैं, शिव जी के लोग उपासना किया करते थे, मातृ देवी की उपासना किया करते थे, ठीक है। उसमें लिंग का पूजा किया करते थे, लिंग पूजन होता था, ठीक ना। लिंग पूजन होता था। हड़प्पा स्थल से एक मूर्ति मिला जिससे गर्भ से पेड़ पौधे निकले हुए। कहाँ से? तो गर्भ से। इससे पता चलता है कि हम लोग पृथ्वी धरती माता को भी उपासना करते थे, पूजा करते थे, ठीक है। हम लोग देवी देवता को मानते थे, लेकिन देखिए मानने के बाद अलग है, मान तो रहे हैं, लेकिन आज जैसे कि राम मंदिर से बारे में तो बड़ा मंदिर बनाया गया, लेकिन ये लोग दीप से मानते थे। अभी तक यहाँ पर साक्ष्य ये नहीं मिला है कि किसी प्रकार को वहाँ पे मूर्ति व्यवस्था नहीं थी, मूर्ति का साक्ष्य है ये नहीं थी। सिर्फ इन लोग पूजा पाठ करते थे, कर्मकांड करते थे, इस सब पर विश्वास इन लोग रखते थे, ठीक है। आगे चलते हैं लिपि के बारे में। देखिए, सबसे बड़ा लिपि वहाँ को लिपि लिखा गया, ठीक ना। लिपि लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। जैसे कि भावचित्रात्मक लिपियाँ थी, भावचित्रात्मक क्या चीज़ था? लिपियाँ थी, लेकिन पढ़ा नहीं गया, सिर्फ देखा गया। जैसे उसमें चित्र बनाया गया था, ठीक ना, इसलिए पढ़ा नहीं गया, ठीक ना। सबका अलग अलग मत है, कोई कहते हैं कि ब्राह्मी लिपि है, खरोष्टी लिपि है, कुछ लिपि है, लेकिन जैसे मान चलिए मुहर, इसमें लिखा नहीं गया था। जैसे इस प्रकार का चित्र बना दिया गया था, ऐसा चित्र था, इसको हम लोग का पढ़ने में सुविधाजनक नहीं हुआ, इसलिए बोला जाता है कि यहाँ की लिपि लिखी गई थी, लिखी पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। लिपि के बारे में देख लिए। अब उसके बाद चलते हैं माप तौल के लिए। माप तौल के लिए 16 kg का, 16 kg के बाद सबसे न्यूनतम था। 16 kg के बाद सबसे न्यूनतम था, मतलब किसी चीज़ को अगर लेना है तो 16 kg के बाट का प्रयोग करते थे। उससे गुना 16, 64, 32 इत्यादि इस प्रकार के बाट का प्रयोग किया करते थे। उसमें माप तौल के लिए था लोथल कहाँ बोले लोथल से हाथी के दांत में एक स्केल मिला, जिससे यह पता चलता है कि माप तौल के लिए वो वहाँ के लोग जानते थे, ठीक ना। सूर्यकोटदा से तराजू मिला, पूछता तराजू का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो सूर्यकोटदा से मिला, ठीक ना। आगे चलते हैं उसके बारे में। आप चलते हैं वहाँ के अंतिम, ये हो गया मृदभान, वहाँ के मृदभान सबसे प्रसिद्ध थे, ठीक है। अब चलते हैं मुहरे थे। जैसे आजकल के नोट होते हैं पैसे के लिए, किसी की विनिमय करने के लिए पैसे होते हैं, उसमें मुहर थे। मुहर किसका बना था? तो सेल खड़ी नामक पत्थर से था। सेल खड़ी नामक सफेद पत्थर करता था, जो मुलायम था, उसका मुहर बनाने के लिए प्रयोग करते थे। जैसे आजकल पैसा का प्रयोग करते हैं, उसमें मुहर का प्रयोग करते थे। मुहर किसी को देते थे तो हमारे वस्तु देते थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में अधिकतर विनिमय प्रणाली थी। आप ये वस्तु दीजिए, जैसे कि आप दूध दे दीजिए, हम आपको चीनी दे देंगे, आप चीनी दे दीजिए, हम आपको मतलब मान के चलिए कि चावल दे देंगे, इस तरीक़ा से वो करता था। लेकिन दूर दूर में व्यापार करने के लिए मुहर का प्रयोग किया जाता था। ये मुहर जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिला है। कहाँ? मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिला। मेसोपोटामिया की सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। मेलुहा शब्द के लिए प्रयोग किया गया, किसके लिए? हड़प्पा सभ्यता के लिए। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता किसके समकालीन? तो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, ठीक ना। सबसे पहले पूछता है
मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी सबसे पहली सभ्यता थी और ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन सबसे नगरीय सभ्यता पूछेगा तो हड़प्पा सभ्यता था। अब यहाँ तक देख लिए, मानके के बारे में देख लिए, इस सब के बारे में आप देख लिए। अब उसके बाद चलते हैं, सारा कुछ देख लिए। उसके बाद होता है अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार मान के चलिए हड़प्पा के लोग जब जीवित रहते थे तो देख लिए कैसे जीवन यापन करते थे। उसके बाद देखिए, जैसे मान के चलिए कि अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार, ठीक ना, तो आज के लोग जो मरते हैं उनके दफन किए जाते हैं, किसी को जलाया जाता है, ठीक ना। तो पहले के लोग भी यही प्रक्रिया अपनाते थे, सबसे ज़्यादा जलाया करते थे, जलाते थे। लाश जो होता था, मृत्यु होता था, उसको जलाते थे। इसी जलाने के लिए हड़प्पा सभ्यता से RH-37 कब्रिस्तान मिला है। कहाँ से कब्रिस्तान मिला है? कहाँ से? तो हड़प्पा से मिला, RH-30 कब्रिस्तान मिला, ठीक ना, कब्रिस्तान। लेकिन मृतकों का टीला, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। लेकिन RH-30 कब्रिस्तान कहाँ था? हड़प्पा में था, वहाँ जलाया जाता था। मोहनजोदड़ो में जलाया नहीं जाता था, दफनाया जाता था। इसीलिए जब दफनाते थे मतलब ऊंचा उठ जाता था। जैसे कि एक बार मान के चलिए, अभी कोरोना आप देखे हैं, इससे बढ़िया क्या होता है, तो कोरोना में हमारे तो देखिएगा शमशान घाट में वेटिंग करना पड़ता था जलाने के लिए। उसी प्रकार किसी बीमारी होता होगा तो हड़प्पा में तो जला देते थे, लेकिन मोहनजोदड़ो में दफनाते थे। दफनाने के कारण ऊंच हो जाता था, इसीलिए उसको कहा गया मृतकों का टीला। किसे? मोहनजोदड़ो को कहा गया। अब दफनाने में भी दो प्रक्रिया लोगों के पास, एक पूरा दफना दिया जाता था, एक आधा दफनाया जाता था। तो आप कहेगा आधा कैसे दफनाया जाता था? सबसे पहले बात, लाश मर गया, ठीक है, मतलब मृत्यु हो गया बॉडी, तो उसको रख दिया जाता था कहीं दूर में। वहाँ मतलब कि चिड़ाई चुड़गुन खाने के बाद जो भी हिस्सा बच जाता था उसको दफनाया जाता था। तो एक पूरा दफनाया जाता था, एक आधा शरीर को दफनाया जाता था। कब? जब चिड़ाई को खाने के बाद, पक्षी को खाने के बाद बच जाता था तब। और दफनाने का प्रक्रिया कहाँ था? तो ये था हड़प्पा में, RH-30 कब्रिस्तान में दफनाया जाता था। देखिए, दफनाने के लिए कई रीजन थे। लोथल, हड़प्पा में अधिकतर सिंगल दफनाया जाता था, लेकिन लोथल में युगल समाधान देखने को मिला। युगल समाधान कहाँ? तो लोथल में देखने के लिए मिला। वहाँ एक साथ दो व्यक्ति को दफनाया गया था। कहीं कहीं देखा गया कि आदमी के साथ उसके कुत्ते के दफनाया गया। मतलब बहुत तरह के मतभेद वहाँ के थे। अब चलते हैं, उसके बाद ये सब तो हो गया। अब कहिएगा इसका पतन कैसे हुआ? आपके बात होता है इसका पतन कैसे हुआ? तो पतन के कई कारण हैं। पतन के कई कारण, ठीक ना। पतन के अलग अलग मतभेद है सबका, ठीक है। उसमें था, जैसे कोई कहता है बाढ़ से, जब सिंधु में बाढ़ आ गया तो इस सभ्यता में बाढ़ के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। दूसरा कहना है कि आर्यों का आक्रमण हो गया, ठीक है। तीसरा कहना है कि भूकंप आ गया। इसमें कहने के लिए तो बहुत तरीका से सब कोई कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ कि किसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। यही आपका पहला चैप्टर था, तो परिपूर्ण रूप से आप समझे होंगे। इससे ज़्यादा आपका सिलेबस में पढ़ना नहीं था। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, शॉर्ट लॉन्ग जो भी है सब कुछ करवा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। अब बने रहें नेक्स्ट वीडियो में, जब तक मिलते हैं, धन्यवाद।